हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट इससे करवा दिया था इस बुक से, जो आपके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 होगा इसका। आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ओके, सो देखते हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट टीजीटी प्रैक्टिस सेट 1। ओके, आज सेकेंड है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम? तो यहाँ पे कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को द इगोटिस्टिकल सबलाइम? तो वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है? जॉन कीट्स कहते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। क्यों कहते हैं? वर्ड्सवर्थ इज़ टू प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन सेल्फ टू टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ थिंग्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो थे वो चीज़ों के बारे में एक ऑब्जेक्टिव व्यू लेने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते थे। सो इसीलिए कीट्स राइटली कॉल्ड हिम, उन्हें द इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा, क्योंकि जो चीज़ों के लिए वो चीज़ों के बारे में अपने ऑब्जेक्टिव व्यू लेने के लिए, एक दृष्टिकोण लेने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते थे। इसीलिए कीट्स ने उन्हें सही कहा था, द इगोटिस्टिकल सबलाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ रोड द प्रील्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो प्रील्यूड लिखा है वो कितने बुक्स में लिखा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 बुक्स में। ओके, जो प्रील्यूड इन्होंने लिखा है वो कितने बुक्स में है? 14 बुक्स में लिखा है इन्होंने प्रील्यूड क्या है? प्रील्यूड इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो 14 बुक के साथ है। ये 1797 के बीच में मतलब 1797 में लिखी गई है, और ये 1805 में 1805 में ये 13 बुक के साथ आई थी। 13 बुक के साथ इसको कंप्लीट किया गया। 1805 में इसको कंप्लीट किया गया। उस समय कितने बुक्स में? 13 बुक्स में। उसके बाद 1850 में, यानी कि इनके डेथ का 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, और 1850 में इनकी डेथ के बाद द प्रील्यूड को पब्लिश किया जाता है। कितने बुक के साथ? 14 बुक के साथ। ओके, अब आप लोग बताएंगे प्रील्यूड का सबटाइटल क्या है, और जब वर्ड्सवर्थ ने पहली बार प्रील्यूड को लिखा था तो इसका टाइटल उन्होंने क्या दिया था, और ये जो प्रील्यूड, ये जो टाइटल दोबारा पड़ा है प्रील्यूड, इस टाइटल को किसने दिया था? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका पैसेज स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हम पैसेज को भी रीड कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम पैसेज को भी रीड किया करिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम जल्दी से इसको सिर्फ रीड करके निकल जा रहे हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। देख लेते हैं। Educational planning should aim at the educational needs of the entire population of all age groups, while the traditional structure of education as a three-layer hierarchy from the primary stage to the university represent the core. We should not overlook the periphery, which is equally important. Under modern conditions, workers need to rewind or renew their enthusiasm of strike out in a new direction or improve their skills as much as any university professor. आगे देखते हैं। The retired and aged have their needs as well as educational planning. In their words, should take care of the needs of everyone. Our structure of education have been built upon the assumption that there is a terminal point of education. This basic defect has become all the more harmful today. A UNESCO report entitled Learning to be Prepared in 1973 asserts that the education of children must prepare the future adult for various forms of self-learning. A viable education system of the future should consist of models with different kinds of functions serving a diversity of constituents, and performance is not to period of study should be the basis for credentials. The writing is already on the wall. In view of the significance of a commitment of lifelong learning and lifetime education is being discussed only in recent years, even in educationally advanced countries.
The possibility of the idea becoming an integral part of educational thinking seems to be a far cry. Okay, for to more in the direction means much more than some simple rearrangement of the present organization of education, but a good beginning. 1 minute. Beginning can be made by developing open universities programs for older learners of different categories and introducing extensive services in the conventional college and schools. Also, these institutions should learn to cooperate with the numerous community organizations such as libraries, museums, municipal recreational programs, health services. ओके, तो ये आपका पैसेज था। सब इसके आंसर पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैसेज से ही क्वेश्चन, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू फ्रेज अ फॉर क्राई एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में ये जो यूज़ किया गया है अ फॉर क्राई, इसका अपोजिट क्या है, इसकी मीनिंग में अपोजिट क्या है अ फॉर क्राई। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ रियलिटी। क्या हो जाएगा, अ रियलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड टर्मिनल। यहाँ पे पूछा था अपोजिट, यहाँ पे जो पूछा था वो अ फॉर क्राई का अपोजिट पूछा था, और यहाँ पे क्या पूछा है, सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स। तो यहाँ पे टर्मिनल जो यूज़ हुआ है पैसेज में, अभी हमने पढ़ा है टर्मिनल, तो जो यूज़ हुआ है इसका क्या सेम मीनिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द राइटिंग इज़ ऑलरेडी ऑन द वॉल। मतलब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, द राइटिंग इज़ ऑलरेडी ऑन द वॉल, इसका क्या मतलब है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, द साइन ऑफ चेंजेस और आर ऑलरेडी विजिबल। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, लर्निंग टू बी डिफेंड्स दैट देयर इज अ टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ अवार्डिंग क्रीडेंशियल्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रियल ग्रुप ऑफ मैटर और स्किल। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट मेजर्स शुड ओपन यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट टू मीट मॉडर्न कंडीशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट लर्नर्स। Next, according to the author educational plan should attempt at। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन। अभी आपका पैसेज से ही क्वेश्चन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ द ऑथर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, टू प्रेजेंट प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ द ऑथर। यहाँ पे क्या पूछा, थ्रस्ट मतलब जोर देना, कि ऑथर का सबसे मेन थ्रस्ट क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑथर ने इस पैसेज में किस पे जोर दिया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, वन शुड नेवर सीज टू लर्न। ओके, अब यहाँ से आपका इन द सेंटेंस 13 से 15 आपको क्या करना है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क 4 एज योर चॉइस। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, नो एरर। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हमारा किस पार्ट में एरर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी पार्ट में एरर है, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन की बात कर रहा है, यानी कि जो पाप की जो सज़ा हमको मिलती है, पाप का जो सज़ा, सिन मतलब क्या होता है, पाप, पाप की जो सज़ा, वेज यहाँ पे सिन ऑफ वेजेस ऑफ सिन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पे वेज का दो मतलब होता है, एक वेज का मतलब होता है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और एक वेज का मतलब होता है पनिशमेंट।
ठीक है। एक वेज का मतलब होता है पनिशमेंट, तो यहाँ पे आपका सिन के साथ आया है यानी कि पनिशमेंट की बात हो रही है। तो जब भी आपका वेज सिन के साथ आता है, पनिशमेंट की बात होती है, तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है। और जब मजदूरी की बात होती है वेजेस, तो वो प्लूरल में होता है। यहाँ पे पनिशमेंट की बात मतलब पनिशमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा, इज होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एरर है। तो जब भी हमारा नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, तो नॉर के बाद, और के बाद या बट आल्सो के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ पे नॉर है, नॉर के बाद आपका जो नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल ये भी है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। यहाँ पे भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो हमको बताना है यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो आपका सेकंड पार्ट में एरर है। क्या पार्ट में एरर है, क्योंकि जो एवरी वन है वो एक सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सो इट विल टेक थर्ड पर्सन सिंगुलर पोजीशन। ओके, जब ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसका जो पोजीशन होगा वो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो एवरीवन हो चाहे एवरीबॉडी हो, ये सारी चीज़ें का जब हम पोजीशन लेते हैं तो हमेशा हम हिज को मानते हैं, हिज या हर को मानते हैं। सिंगुलर को मानेंगे या तो हिज या तो हर, तो हिज और हर में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हिज को। तो यहाँ पे आवर नहीं होगा, हिज होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, यानी कि मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, तो हमको बताना है यहाँ पे मॉन्स्ट्रस का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा AMONSTROUS। मॉन्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, राक्षसी। इसको आप इन्फर्नल भी बोल सकते हो, डिमोनिक भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। आई विश आई डैश डिड। यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो जब भी आपका द वर्ब इन एन इमेजिनेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेक्स पास्ट प्लूरल वर्ब। जब भी जो हमारा वर्ब होता है वो इमेजिनेटिव सेंटेंस में होता है तो हमेशा हम कौन सी वर्ब रखते हैं, प्लूरल वर्ब, यानी कि वर रखेंगे यहाँ पे। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये इमेजिनेटिव की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट वन। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विद अ व्यू टू, ये जो विद अ व्यू टू है, सॉरी यहाँ तक है, 1 मिनट, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विद अ व्यू टू। ये जो विद अ व्यू टू है ये एक फ्रेज है, और इसके बाद, इस फ्रेज के बाद एक जिरंड आना है। तो जिरंड आपका, जिरंड मतलब वर्ब में ING, तो यहाँ पे एक जिरंड आया हुआ है, सो बी इज करेक्ट। ओके, जब भी आपका कहीं ये फ्रेज देखेंगे विद अ व्यू टू, तो इसके बाद आपको जिरंड लाना है, जिरंड आता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे हमको करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कंग्रेचुलेट मी डैश माई सक्सेस। तो जब भी हमारा कंग्रेचुलेट की बात आती है तो कंग्रेचुलेट ऑलवेज टेक द प्रेपोजिशन ऑन, सो डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द गार्डन्स ऑफ श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। तो जब भी हमारी किसी शहर, किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी कंट्री या फिर कंट्री में कुछ भी चीज़ों से अगर कंपैरिजन हो रही है, तो कंपैरिजन जिससे की जा रही है, कंपैरिजन जिससे की जा रही है, अगर वो सिंगुलर में है तो हमारा दैट ऑफ लगेगा, अगर प्लूरल में है तो दोज ऑफ लगेगा। तो यहाँ पे द गार्डन्स ऑफ श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर के बागीचों की तुलना हो रही है किससे, मैसूर के बागीचों से। तो यहाँ पे बागीचे हैं यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल हमको लाना है, तो जब प्लूरल आएगा तो दोज ऑफ आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोज ऑफ मैसूर। ओके, क्योंकि दोज ऑफ मैसूर मीन्स द गार्डन्स ऑफ मैसूर, सो इट विल टेक द प्लूरल प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे दोज ऑफ मैसूर मतलब मैसूर के गार्डन। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीइंग माई फ्रेंड, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ अ फ्रेज एंड इट विल टेक जिरेंड। ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है और इसके बाद भी क्या आएगा, जिरेंड आएगा, तो सीइंग माई फ्रेंड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब, कौन सा सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब में है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय किक्स द बॉल, फुटबॉल सॉरी किक्स द, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तीनों क्या है ट्रांसिटिव वर्ब है, हमें बताना है इंट्रांसिटिव, तो यहाँ पे ए सही है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके नेक्स्ट, विच वन इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस हेल्प द पुअर्स, इसका बताना है कि कौन सी पैसिव वॉइस सेंटेंस यहाँ पे सही है, हेल्प द पुअर। तो ये दो टाइप का बन सकता है हेल्प द पुअर, या तो आप इस टाइप का बना सकते हो, हम सब पढ़े हैं कि जब भी आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस आता है उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप ये लेट वाले से भी बना सकते हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे भी बन सकता है, या तो ऐसे भी बना सकते हो सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होना चाहिए, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका शुड भी होना चाहिए, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ये किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे कह रहा है सेंस क्या निकाल रहा है, हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की जो है, गरीब की मदद करो, यहाँ पे यही बोल रहा है कि गरीब की मदद करो। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें एक सजेशन निकल रहा है, एक एडवाइस निकल रहा है। इफ़ देयर इज अ सेंस ऑफ एडवाइस इन एन इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस का सेंस निकल रहा है तो आप वो वाला चलेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लाना है, फिर आपको शुड भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आना है। तो आपका लेट द पुअर भी हेल्प, यहाँ पे ये भी सही हो सकता है, और जो आपका बी है द पुअर शुड बी हेल्प, यहाँ पे बी है, आई थिंक मिस टाइप हो गया होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें एक एडवाइस निकल रहा है, सलाह निकल रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 2 सही होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बी है, ही नहीं है, मिस प्रिंट है वो। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, यू से आई कट द फिंगर, इसको नरेशन में चेंज करना है, यू से आई कट द फिंगर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यू से दैट यू कट द फिंगर। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज इज यू एंड दैट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज आई, देन इन इनडायरेक्ट स्पीच आई इज चेंज टू यू। ओके, तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई को चेंज कर दिया इससे, तो यहाँ पे यू आ जाएगा और आपका ए इज करेक्ट। और ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन इज करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस ही सेड 2 and 3 5। यहाँ पे हमको चेंज करना है, उसने कहा 2 and 3 इज़ 5, 2 और 3 क्या है, 5 हैं, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, ही सेड दैट 2 and 3 इज़ 5, क्योंकि ये सत्य बात है। यहाँ पे जो है एज द रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। साफ साफ कह रहा है यहाँ पे कि आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है 2 and 3 इज़ 5, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सही बात है कि 2 और 3 क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो हमारे नरेशन में रूल है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सही सत्य बात हो, वो कभी चेंज नहीं, हम उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ही सेड दैट 2 and 3 इज़ 5। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो। क्यों, क्योंकि जब भी हम बाय प्लस नाउन को यूज़ करेंगे, जब हम
When we talk about means of transport, we do not use the or an. मतलब जब हम किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तब हम बाई और उस नाउन के बीच में हम ना एन लगा सकते हैं, ना दा लगा सकते हैं, ना ए लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, सो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो दे आर वुमेन टीचर्स, वी आर, ये सारे ही सही हैं। यहाँ पे डी गलत है, मतलब डी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी ही हो जाएगा। वी आर वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी डॉक्टर्स प्लूरल हो जाता है तो वुमेन भी आपका प्लूरल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो हमारा डी सही हो जाएगा। यू टॉम एंड आई एट स्वीट। ये आपका, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो ये आपका 2 3 1 वाला रूल है। पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड, देन फर्स्ट आएगा। तो आप किसको फॉलो करोगे, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी रखी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपका पोजीशन भी रखा जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका डी सही है। बट अगर पोजीशन की बात आ जाएगी तो इसमें आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पोजीशन के रूप में आवर रखेंगे। बट अगर आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, ओनली सेकेंड और थर्ड पर्सन है, तब हम पोजीशन किसको रखेंगे, योर रखेंगे, यू को मानेंगे, लेकिन थर्ड को नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। टॉम इज एल्डर दैन हिज फ्रेंड। टॉम इज यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ये गलत है। माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। माई ब्रदर इज एल्डर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है आपका, डी सही है। रवि इज ओल्डर दैन हिज फ्रेंड। ओल्डर कहाँ लगता है और एल्डर कहाँ लगता है, तो एल्डर इज यूज फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड इज नॉट फॉलोड बाई दैन, वेयर इज ओल्डर इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट एंड पीपल एंड इज फॉलोड बाय दैन। तो यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे ओल्डर का यूज कहाँ कर सकते हैं, जब हमारा किसी से ब्लड रिलेशन नहीं होता है, कोई हमारा फैमिली मेम्बर नहीं होता है, उससे ब्लड रिलेशन हमारा नहीं है, तो हम ओल्डर यूज कर सकते हैं। और ओल्डर के बाद हमेशा क्या आता है, दैन आता है। बट एल्डर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम एल्डर अपने फैमिली मेम्बर, सेम फैमिली का जो हो, हमारी फैमिली मेम्बर का हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और एल्डर के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। मेन इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, तो जब भी आपका सिंपली है एक होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूँगी, मेनी आ, और एक होता है द ग्रेट मेनी। ओके, द ग्रेट मेनी, मेनी आ। तो जब भी आपका सेंटेंस में मेनी आ आता है, सेंटेंस शुरू होता है मेनी आ से, तो आप मेनी को मत देखिएगा, सिर्फ आ को देखिएगा। आ क्या है, सिंगुलर है। तो जब आपका ये सिंगुलर हो जाएगा, इसके बाद आने वाला नाउन या आपका वर्ब सब आपका सिंगुलर होगा। और जब द ग्रेट मेनी आता है तो उसमें क्या देखेंगे, सिर्फ मेनी को देखेंगे। मेनी मतलब प्लूरल, तो उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है, मेनी आ। यहाँ पे देख लीजिए, मेनी आ मेन है, ये गलत हो गया, मेन ये भी गलत हो गया, ए इज करेक्ट। अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवर नाइट। ओके, नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि वॉज बॉर्न इज आइडोमेटिक, सो इट इज़ यूज्ड एज सच विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्पेलिंग बी सही हो जाएगा, ड्यूली, DULY, ड्यूली। ड्यूली मतलब क्या होता है, विधिवत, यथाविधि, कोई काम विधिवत किया जाता है, उसी का मतलब होता है ड्यूली। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर मतलब परिचित, इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनफैमिलियर, अपरिचित। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ एडवांस। एडवांस का एंटोनिम हमको बताना है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, रिट्रीट। ओके, सबमिट मीन्स क्या होता है, जमा करना होता है। डिस्पर्ज मीन्स क्या होता है, स्प्रेड, या फिर इसको बोल सकते हो डिसजेक्ट या
थोरो अबाउट। ओके, फॉलो पता ही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गालिंग? गालिंग का मतलब हमको बताना है। गालिंग मतलब क्या होता है? दुखद या कष्टकार। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी, इरिटेबल। क्या हो जाएगा? इरिटेबल। ओके, एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका। इमिटेशन, नकल, और मतलब भी बेतुका होता है, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? झुकाव, या फिर मतलब झुकाव होता है, किसी की तरफ झुकाव होना। जैसे एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ट्रेंड बोल सकते हो, इंक्लिनेशन बोल सकते हो। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डिस्पोजिशन। ओके, प्रॉस्पेरिटी बताइए आप लोग को। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? ये तो पता ही है। डिस्टेंट मतलब होता है अफार या अपार्ट। नेक्स्ट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एंटीथेसिस। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें भी बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, मिल्टन को ही ये क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एपस्ट्रॉफी, जो डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज एंड द मैन इज नो फूल। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द मैन इज नो फूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटोटस। लिटोटस हो जाएगा। लिटोटस, इन लिटोटस एन अफर्मेटिव इज कन्वीव्ड बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट। जब भी आपका देख लीजिएगा सेंटेंस फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, उसमें नेगेटिव है यानी कि नॉट या नो है, तो वो ज़्यादातर आपका चला जाता है लिटोटस पे। नेक्स्ट, अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ। जो बैलेड स्टैंजा है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ बैलेड स्टैंजा इज अ क्वार्टरन, यानी कि 4 लाइन्स, यूजली राइमिंग। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी ए ए बी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 लाइन स्टैंजा है बैलेड स्टैंजा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे हमको फिल करना है। आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, आई फाउंड अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट, आई हैव अ लाइकिंग डैश मैंगोज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 मैंगोज। नेक्स्ट, सी इज आंसरेबल डैश द प्रिंसिपल। तो आंसरेबल यानी कि जिम्मेदार, वो आंसरेबल है किसका? प्रिंसिपल का। तो आंसरेबल 2 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, यू वर करेक्ट डैश योर जजमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन योर जजमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच विद द बोल्ड वर्ड्स। हमको यहाँ पे बताना है इसमें जो बोल्ड वर्ड्स है यानी कि राइट, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आई शैल राइट अ लेटर। तो राइट क्या है? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट एक वर्ब है। यहाँ पे एक वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। यहाँ पे सीता हैज़ गॉट द जॉब, ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये एक प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पहचानते हैं? उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है और उसमें वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। बिजनेस की स्पेलिंग बतानी है, तो हमारा सी सही हो जाएगा, BUSINESS, बिजनेस। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ओके, सॉरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, COURAGEOUS, क्रेजियस।
करेजियस मीन्स क्या होता है, साहसिक। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट का क्वेश्चन आ गए हैं आपका 49 to 50 का। गवर्नमेंट बाय अ किंग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय अ किंग, किंग के द्वारा जो गवर्नमेंट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, मोनार्की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनार्की। ओके, अरिस्टोक्रेसी किसे बोलते हैं, कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं उसी को बोलते हैं। और अरिस्टोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय नोबल्स, उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। मतलब द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल, मतलब जो उच्चतम सामाजिक वर्ग के सदस्य होते हैं जिन्हें टाइटल्स यानी कि जिन्हें विशेष उपाधियां मिली होती है, उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओके, और ऑटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय वन सेल्फ, मतलब अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा रूल किया जाता हो, उसी के पास सब कुछ पावर हो, उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और रिपब्लिक पता ही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोनार्की। नेक्स्ट, वन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है वन हु इज़ लाइक्ड एवरीबडी, मतलब जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलर। परफेक्ट पता है, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, और पैसिमिस्टिक निराशावादी। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, 51 and 52 चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। हमको बताना है सिमिलर मीनिंग, जो कैपिटल लेटर में है इसकी सिमिलर मीनिंग यहाँ पे हमको बतानी है, कौन सी है। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का हमको सिमिलर मीनिंग बतानी है। एक्सेलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगी, क्विकन, तेज गति, यानी कि गति बढ़ाना, तेज। लाइकन, लाइकन पता होगा आप लोग को, लाइकन मतलब क्या होता है, जैसे किसी से कोई चीज़ मिलाना। ओके, वर्शिप, पूजा करना, अग्री, सहमत। नेक्स्ट, क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, तो यहाँ पे हो जाएगा बिलीवेबल। ओके, बाकी सब पता है इसमें। नेक्स्ट, 53 से 54 चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। हमको अपोजिट मीनिंग बतानी है 53 से 54। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है, बहुत जिद्दी टाइप का, हठ धर्मी टाइप का, हठी। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। सेपरेट पता ही है, फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट, इजी है सारी ही मीनिंग यहाँ पे। फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, उचित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। पार्शल, पार्शल मीन्स क्या होता है, पक्षपातपूर्ण, पक्षपात करना, पार्शलिटी करना। ओके, नेक्स्ट 54 से 56 क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट इन केस देयर इज़ नो एरर, मतलब स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आया है यहाँ पे फिर से 54 से 56। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आई लेड अंडर अ ट्री फॉर अबाउट एन आवर, यहाँ पे बताना है कि कौन सा एरर है। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो हमारा डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राम पुट एन 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट, यहाँ पे बताना है कि कौन सा एरर है, तो आपके बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। एन 5 रुपी नोट नहीं होता है, आ 5 रुपी नोट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ 5 रुपी नोट्स। नेक्स्ट, एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राथमिक एलिमेंट्री स्टेज पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर टंग। कैसा होना चाहिए, एक मदर टंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक मिनट, हम जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। देयर आर एम्फेसिस ऑन डैश इन द बाइलिंगुअल मेथड, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विभाषा पद्धति में शब्दों का प्रयोग पर बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है,
करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यूज़ ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रयोग पर बल दिया गया है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, किस पे मेथड, मतलब जो बाइलिंगुअल मेथड होता है उस पे किस पे एम्फेसाइज किया जाता है, यूज़ ऑफ वर्ड्स पे। ये आपके पेडागोजी से क्वेश्चन इसमें है। ग्रामर इज टॉट विद अ ग्रामर बुक, मतलब ग्रामर पढ़ाया जाता है ग्रामर की बुक के साथ। दिस इज एप्लीकेबल टू, ये किस पे एप्लीकेबल है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द ऑडियो लिंगुअल मेथड पर। नेक्स्ट, इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन। यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसका हिंदी अगर बोलेंगे तो अनुवाद सह व्याकरण पद्धति में, तो हम इसको इंग्लिश ही लेके चलते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में किसकी तुलना में पढ़ने और लिखने के कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है, किसकी तुलना में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनाओं के शिक्षण की तुलना में, द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर की तुलना में। नेक्स्ट, द राइट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लैंग्वेज स्किल्स है उसका राइट ऑर्डर क्या है, उसका राइट सीक्वेंस क्या है। जब हम लैंग्वेज स्किल को जब हम अक्वायर करते हैं तो उसका राइट ऑर्डर क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं पेडागोजी में, CDP में। तो हम हमेशा याद करते हैं LSRW, है ना, ऐसे ही याद करते हैं ना। आज भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे CDP KVS की तैयारी के, तो LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यही है लैंग्वेज स्किल्स की जो सीक्वेंस है, राइट ऑर्डर क्या है, यही है। तो 61 का क्या हो जाएगा, यानी कि लिसनिंग हो जाएगा, पहले लिसनिंग आएगा, देन स्पीकिंग आएगा, देन रीडिंग आएगा, देन राइटिंग, यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज डैश बाय द टीचर ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन अकॉर्ड विद द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोलने का कौशल अंग्रेजी शिक्षक द्वारा विकसित किया जाता है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अनुसार पढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने पूरा ही पढ़ दिया कि विकसित किया जाता है, क्या किया जाता है, बोलने का कौशल अंग्रेजी शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स के अनुसार पढ़ाता है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, डेवलप्ड, यानी कि विकसित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल इफ ट्रांसलेशन इज डन इन द क्लासरूम। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसकी जो प्रैक्टिस है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है अगर ट्रांसलेशन क्लासरूम में किया जाता है। इट इज़ डिमेरिट ऑफ, इसका दोष है, इसका किस चीज़ का दोष है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ट्रांसलेशन मेथड का। यह अनुवाद पद्धति का दोष है, ये एक ट्रांसलेशन मेथड का दोष है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ अ लैंग्वेज। सोल ऑफ अ लैंग्वेज को क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, वोकेबलरी। सोल ऑफ अ लैंग्वेज किसे कहते हैं, वोकेबलरी को, ओके, शब्दकोश को। इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द मेन फोकस इज ऑन। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मेन फोकस किस पे दिया जाता है, मतलब अनुवाद से व्याकरण पद्धति में किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण के नियमों पर। नेक्स्ट, आई डोंट नो यहाँ पे पेडागोजी क्यों दिया हुआ इस बुक में, फिर भी पढ़ना था हमको तो हमने पढ़ लिया। 66 से 68 तक क्या करना है, चूज द वर्ड विच इज सेम इन मीनिंग इन द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि सेम मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम्स। अभी तक आपका ग्रामर ही चल रहा है ना। देख लेते हैं, एनॉयड। एनॉयड मीन्स क्या होता है, क्रोध, गुस्सा। तो इसका सिनोनिम मीनिंग, मतलब इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, एंग्री। ओके, क्या हो जाएगा, एंग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ग्रेटली। ग्रेटली मतलब क्या होता है, ग्रेटली मतलब होता है वेरी या मच या टू, यानी कि बहुत। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मच। ओके, नेक्स्ट,
इंटीमेट, इंटीमेट, तो यहाँ पे इंटीमेट का क्या हो जाएगा, इंटीमेट मतलब बहुत घनिष्ठ। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लोज। नेक्स्ट 69 से 70 यानी कि 69 से 70 चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग। अब हमको अपोजिट मीनिंग बतानी है, इसको देख लेते हैं। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब क्या होता है, ग्लैड, हैप्पी या इमर्स्ड, बहुत खुश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, शैड। ओके नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं प्लेंटी का भी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुरता, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिटिल, बहुत ज़्यादा एनफ। ये इसका देखो सिनोनिम मीनिंग है, यहाँ पे सिनोनिम मीनिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, लिटिल। ओके नेक्स्ट pick out the most effective word from the given words, fill in the blank to make the sentence meaningfully complete। हमको यहाँ पे complete करना है, fill in the blank करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही नेवर हैज़ परमिटेड डैश एवर विल परमिट सच प्रैक्टिसेस इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्होंने इस कार्यालय में, उसने इस कार्यालय में, इस ऑफिस में ऐसी प्रथाओं को ना तो कभी अनुमति दी और ना ही कभी देंगे। तो यहाँ पे हमको फिल करना है, यहाँ पे क्या आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, नॉर। मतलब उसने इस ऑफिस में ऐसी प्रथाओं को ना तो कभी अनुमति दी है और ना ही कभी देंगे, तो ना ही का क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट द डायरेक्टर एक्सेप्टेड डैश इन्विटेशन एंड एग्री टू अकम्पनी अस। मतलब जो डायरेक्टर है उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया, इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे इन्विटेशन क्या है, एक नाउन है, सो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ओके नेक्स्ट द आउटगोइंग कमिटी हैंडेड डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू मेंबर्स। मतलब जो आउटगोइंग कमेटी है उसने सभी दस्तावेज किसको सौंप दिए, न्यू मेंबर्स को क्या कर दिए, सौंप दिए। जब हम किसी को कोई चीज़ सौंपते हैं हैंड ओवर होता है उसके लिए, तो यहाँ पे हैंड तो है, ओवर कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। हैंड ओवर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सौंप देना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। यहाँ पे ईडियम से क्वेश्चन आ गए हैं, देख लेते हैं। टू मीट वंस वाटरलू, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। टू मीट वंस वाटरलू का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू मीट मतलब होता है हराना किसी को, डिफीट, डिफीटेड, तो टू मीट वंस फाइनल डिफीट। ओके नेक्स्ट टू फाइट टूथ एंड नेल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फाइट हीरोइकली। ओके मतलब बहुत ही बहादुरी से लड़ना। नेक्स्ट टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, खामियाजा भुगतना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, टू एंड्योर द मेन फोर्स और शॉक ऑफ। नेक्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट स्पेलिंग ऑफ कॉमन वर्ड, चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एग्जेम्पशन। क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है, छूट, मतलब रिबेट भी बोल सकते हैं इसको, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ का छूट, मुफ्त बोल सकते हैं। बेनिफिटेड का हमको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सो करेक्ट स्पेलिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, BENEFITED। यहाँ पे क्या करना है, 79 से 80 बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, ईच ऑफ देम इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस बाय वन वर्ड ओनली। वन वर्ड का क्वेश्चन आया है। ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। देख लेते हैं, हमको समझ में आ गया क्या करना है। अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन। क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दुनिया को त्याग देता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का अभ्यास करता है, उसे क्या बोलते हैं।
इम्पॉर्टेंट है ये आपका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं एंटीक्वेरियन। क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को त्याग देता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का अभ्यास करता है, दैट इज कॉल्ड एंटीक्वेरियन। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उसे एथिस्ट बोलते हैं। जो मानता है उसे थीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो ईच सेंटेंस कंसिस्ट एन इटालिसाइज्ड, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अटालिसाइज्ड पार्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द अटालिसाइज्ड पार्ट। तो ये हमको बताना है कि इसमें इस जो सेंटेंस में जो अटालिसाइज्ड पार्ट है उसका क्या मतलब है। अटालिसाइज्ड मतलब क्या होता है, तिरछा किया हुआ जो अक्षर होता है, जो जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में एनिक्रोनिज्म को क्या किया गया है, तिरछा किया गया, इसी को बोलते हैं अटालिसाइज्ड पार्ट। ओके, सो हमारा यहाँ पे बताना है इसका मतलब क्या होता है। वन कम्स अक्रॉस मेनी एनिक्रोनिज्म्स इन शेक्सपियर्स प्लेज, मतलब शेक्सपियर के जो नाटक है ना उनमें बहुत बार एनिक्रोनिज्म मतलब काल भ्रम को दिखाया गया है, बार बार आया है। तो एनिक्रोनिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, रेफरिंग थिंग्स ऑफ एन एज लेटर देन द एज डिस्क्राइब, मतलब जो वर्णित आयु से बाद की आयु को बातों का उल्लेख करना। मतलब सिंपली है कि शेक्सपियर के प्लेज हमने पढ़ा है, उसमें ऐसा क्या होता है कि जब उस समय घड़ी नहीं रहती है, लेकिन तब भी उसमें जूलियस सीजर में आपने खुद देखा है, उसमें पूछा जाता है कितना बजा है, यानी कि कितना टाइम हुआ है, जो कि उस समय चीज़ें नहीं हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है एनिक्रोनिज्म। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द डेरेलिक्ट हाउस वाज सेड टू बी हॉन्टेड। यहाँ पे ये तिरछा किया हुआ है, यानी कि इटैलिसाइज्ड पार्ट है। डेरेलिक्ट मतलब क्या होता है, त्यागा हुआ। तो जो डेरेलिक्ट हाउस है उसको हॉन्टेड कहा गया है, जो मतलब जो छोड़ा हुआ घर है उसे क्या कहा गया है, हॉन्टेड कहा गया है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके बुक में नेग्लेक्टेड दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे डेरेलिक्ट मतलब होता है त्यागा हुआ घर, छोड़ा हुआ घर। तो यहाँ पे इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी आपके बुक में नेग्लेक्टेड दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ इज ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन। तो ग्लॉसेस्टर को किस चीज़ के लिए सजा दी जाती है, मतलब उनके ट्रीजन के लिए क्या सजा दी जाती है, कैसे सजा दी जाती है। यहाँ पे आपके लिटरेचर से क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ ब्लाइंडेड, उनको अंधा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर। तो आर्मी को लीड कौन करता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट, टू होम आर बोथ गॉन्डिल एंड रिगल अट्रैक्टेड, किससे गॉन्डिल और रिगन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो एडमंड से। नेक्स्ट, एडगर फाइट्स अ डुअल विद, एडगर किसके साथ फाइट करता है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमंड से। ओके, व्हाट हैपन टू कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, सी इज हैंग्ड इन प्रिजन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में लियर के साथ क्या होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियस बॉडी। नेक्स्ट, इन व्हाट सिटी डज अ मिडसमर नाइट ड्रीम टेक प्लेस। तो मिडसमर नाइट ड्रीम जो है वो किस सिटी में रखा जाता है, टेक प्लेस होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, एथेंस। नेक्स्ट, हाउ आर हर्मिया एंड ईजियस रिलेटेड, हर्मिया और ईजियस का रिलेशन क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, ईजियस इज हर्मियाज फादर। ओके, नेक्स्ट, थीसियस फ्लांस इज फ्रॉम, कहाँ से है, थीसियस का जो फ्लांस है वो कहाँ से है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द अमेज़न। ओके, 91 का ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थीसियस फ्यूचर ब्राइड, थीसियस की फ्यूचर ब्राइड का नाम क्या है, तो वो कौन है, हिप्पोलिटा है। हिप्पोलिटा कहाँ की महारानी है, अमेज़न की। ओके, नेक्स्ट,
Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. Who says this? ऐसा किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फाल्डर के डिफेंस काउंसिल मिस्टर फ्रोम ने कहा है. ओके, नेक्स्ट. लॉ इज what it is, a majestic edifice sheltering all of us. Who says this? ऐसा किसने कहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, जज ने कहा है. नेक्स्ट. It must have been temptation of the moment a man does not succumb like this. Who says this? ऐसा किसने कहा है? यहाँ पे ऐसा किसने कहा है कि ये यहाँ पे कह रहा है इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट. ये एक मोमेंट का लालच था, एक क्षण का लालच था. एक आदमी कभी इस तरह झुकता नहीं है. ऐसा किसने कहा था? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वॉल्टर हाउ कहता है. क्योंकि जो फाल्डर है उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही वो लालच आता है. ओके, नेक्स्ट. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ. हु सेज इट इन प्ले जस्टिस. जस्टिस के प्ले में ये कौन बात कहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, वॉल्टर हाउ कहता है. कौन कहता है? वॉल्टर हाउ. नेक्स्ट. म्यूट सीन अपीयर्स इन प्ले इन. म्यूट सीन, वैसे भी म्यूट सीन, कोर्ट सीन, ये सब आपके जस्टिस में है. और ये कौन से एक्ट और सीन में आते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक्ट 3 सीन 3 में आते हैं म्यूट सीन. ओके, और जस्टिस प्ले में है ये म्यूट सीन. ओके, नेक्स्ट. जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. तो क्या है ये? एक प्रॉब्लम प्ले है. ओके, नेक्स्ट. हु डिस्कवर्ड द फॉर्जरी ऑफ विलियम फाल्डर चेक ऑफ 9 pounds फॉर्स टू फॉर 90. किसने विलियम फाल्डर के फॉर्जरी को पता कर लिया था कि फाल्डर ने 9 pound के चेक को 90 pound बना दिया था, 90 बना दिया था. तो ऐसा किसने पता किया था? तो रॉबर्ट कुक्सन ने. ओके, नेक्स्ट. जॉन गॉल्सवर्दी हैज़ ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेज. वाई? जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने कई नाटकों में कानून और न्याय के विषय पर विचार किया. ऐसा क्यों? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट. ओके, नेक्स्ट. जॉन गॉल्सवर्दी इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टाइलिस्ट. हिज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर. उनके जो स्टाइल है वो रिमार्केबल है किसके लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव. यानी कि इट्स स्ट्रेंथ एंड elasticity, its powerful sweep, brilliant illustration, its deep psychological analysis. Next. In which city was Milton? So correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंदन. ठीक है. Next. When was John Milton born? तो कब पैदा हुए थे जॉन मिल्टन? 9 दिसंबर 1608 में ये पैदा हुए थे और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी. नेक्स्ट. विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड? तो कौन से स्कूल को मिल्टन ने अटेंड किया था? तो यहाँ पे सेंट पॉल. नेक्स्ट. मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज. विच कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी डिड ही अटेंड? तो मिल्टन ने अपनी स्टडीज़ को कैम्ब्रिज में कंटिन्यू किया. कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी को उन्होंने अटेंड किया? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्राइस्ट कॉलेज. ओके, नेक्स्ट. एडवर्ड किंग, अ माइनर पोएट एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ Milton's at Cambridge, was drowned at sea in 1637. Milton wrote an elegy for him. What was the title of his poem? तो एडवर्ड किंग एक माइनर पोएट थे और ये मिल्टन के, जब मिल्टन कैम्ब्रिज में थे तो वो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, उस समय उनके साथ रहते थे और ये डूब गए थे आयरिश सी में. कब? 1637 में. और इन्हीं की याद में, इनके दोस्त थे, इन्हीं की याद में मिल्टन ने एक एलेजी लिखा था. उस एलेजी का क्या नाम है? उसका टाइटल क्या है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिसिडस. लिसिडस कब आया है? 1637 में ही आया. 1638 में पब्लिश हुआ है, 1637 में आया हुआ है और ये एक पेस्टोरल पोएम है. ओके, नेक्स्ट. इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रॉड. 1638-39 के बीच में मिल्टन अब्रॉड गए हुए. इन विच कंट्री डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? किस कंट्री में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया, सबसे ज़्यादा रहे?
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इटली। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, कितनी बार उन्होंने शादी की? तो 3 टाइम्स किया। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनकी तीनों वाइफ का नाम क्या था और कब कब उन्होंने शादी की थी। ओके, उनकी फर्स्ट वाइफ से शादी उन्होंने कब किया था, उनकी डेथ कब हो गई थी, और सेकंड वाइफ से उन्होंने कब शादी किया था, थर्ड वाइफ से कब शादी किया था, नाम क्या क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन वॉज 34 व्हेन ही मैरिड मैरी पोवल। ओके, पहली वाइफ का तो नाम आ गया। हाउ ओल्ड वॉज सी, मतलब जॉन मिल्टन जब 34 साल के थे जब उन्होंने मैरी पोवल से शादी की, तो मैरी पोवल उस समय कितने साल की थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा 17 साल की थी। और यही रीज़न माना जाता है, यही कारण माना जाता है उनके डिवोर्स होने का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का इसमें नहीं है? तो एल एलिग्रो है, लिसिडस है, पिंसरसो, ये तीनों ही है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका डी सही हो जाएगा। एबिसलम एंड एक्टिटोफिल ये नहीं है, ये किसका है? जॉन ड्राइडन का है। नेक्स्ट, इन 1634 मिल्टन रोट अ मास्क, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मास्क। 1634 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा है, उस मास्क का क्या नाम है? तो कॉमस। आप लोग कॉमस का फुल टाइटल ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कॉमस का फुल टाइटल क्या है। जो कोई भी बताएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब मैं लेके आऊँगी उनका नाम ज़रूर यहाँ पे रिवील करूँगी। ओके, बताऊँगी ज़रूर किसने बताया है। ओके, नेक्स्ट, अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सेलेबल्स इन लाइन ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री की लाइनों में असेंटेड और अनअसेंटेड सेलेबल जो पैटर्न हो वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वो मीटर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड इज कॉल्ड, मतलब सिमिलर एंडिंग साउंड की जो रिपीटिशन होती है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइम। नेक्स्ट, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स पर अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द रिपीटिशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब जो बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड की जो रिपीटिशन होती है उसे क्या कहते हैं? तो एलिट्रेशन। नेक्स्ट, a comparison of unlike things without using a word of comparison such as like और as, मतलब एक अनलाइक थिंग्स की जो कंपैरिजन होती है बिना as और like का यूज़ किए हुए वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर में भी दो व्यक्तियों की कंपैरिजन होती है, बट इसमें like और as का यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। नेक्स्ट, द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स like और as, अब वो चीज़ों में कंपैरिजन तो होती है लेकिन लाइक और एज लगा के उसे क्या कहते हैं? सिमली। नेक्स्ट, यूजिंग वर्ड्स आर लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, मतलब वर्ड्स या फिर लेटर को यूज करना इमिटेट साउंड के साथ क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, सिमली। सॉरी, ये सिमली नहीं होगा, बुक में आपका गलत आंसर दिया हुआ है, ये ओनोमेटोपिया है इसका आंसर। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है? बुक में आपका सिमली दिया हुआ बट ये ओनोमेटोपिया है, मेरे हिसाब से तो ये ओनोमेटोपिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। बुक में थोड़ी बहुत, हर बुक में थोड़ी बहुत मिसप्रिंट तो होती ही होती है। नेक्स्ट, अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्णन, एक डिस्क्रिप्शन जो 5 इंद्रियों में से एक को आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंसरी इमेजरी कहलाता है। सो यहाँ पे इमेजरी है तो ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, एक पोएम जो प्लॉट सेटिंग और कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी को बताता है वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नैरेटिव। ओके, नेक्स्ट, अ पोएम विद नो मीटर और राइम, एक पोएम जिसमें मीटर और राइम दोनों नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट, अ पोएम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम,
एक पोएम जिसमें आमतौर पर मीटर और राइम दोनों होते हैं वो क्या कहलाता है? लिरिक। क्या कहलाता है? लिरिक। नेक्स्ट, विच पीपल बिगेन दियर इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन लोगों ने 450 के आसपास दक्षिणी पश्चिमी ब्रिटेन पर अपना आक्रमण और विजय शुरू की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द एंग्लो सैक्सोन्स। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगिन टू एंटर इंग्लिश वोकेबलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के समय किस भाषा के शब्द अंग्रेजी शब्दावली में आने लगे थे? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग अ स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन साहित्य में एक प्रमुख विषय बनने से पहले किस हीरो ने सेल्टिक साहित्य में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति को दर्ज की? तो किस हीरो ने की? आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, अगस्टाइन ऑफ कैंटरबरी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? और बहुत जल्दी कोशिश किया कि इसको बहुत जल्दी कराया जाए जिससे आपका टाइम जो वीडियो है वो लेंदी ना हो। ओके, अपना माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसकी आपको कैसे लगे, आपने कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए हैं। बी ऑनेस्टली आप बताइएगा ज़रूर कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ही ना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।